अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है और दोनों हाउसेस के अंदर दावा यह है कि हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसको पास भी करवा लिया जाएगा, कौमी असम्बली से भी और सेनेट में भी। मुमकिन तौर पर जो तरमीम सामने आ रही हैं अभी तक जिसके ऊपर बात की जा रही है, एक तो नई आइनी अदालत का क़याम है, आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम है। इसी तरीके से NFC अवार्ड को रिव्यू किया जा रहा है, जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल और यकसा निसाब तालीम उसके ऊपर बात की जा रही है और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी जिसको आज से कोई 25 साल पहले या 24 साल पहले ख़त्म किया गया था, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के फंक्शंस अलग-अलग किए गए थे, उसको अब दोबारा से एम्पावर करने की बात की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो एक आइनी तरमीम के पैकेज की शक्ल में कैबिनेट के सामने पेश की जाएंगी और हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तरमीम के ऊपर फुली ऑन बोर्ड हो और उसके बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा कर एक तरमीम की शक्ल में नाफिजुल अमल कर दिया जाए। कौन सी तरमीम का कितना इम्पैक्ट होगा वो अभी कहना कबल वक्त इसलिए है कि मुकम्मल ड्राफ्ट हमारे सामने नज़र नहीं है। अभी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर है उसके ऊपर जब 26वीं आइनी तरमीम पास की जा रही थी तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या 2 चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे पाकिस्तान में, एक आइनी अदालत को हेड कर रहा होगा और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हेड कर रहा होगा, तो एक्चुअल पावर्स किसके पास ज़्यादा होंगी? क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी हैसियत पहले से कम हो जाएगी और आइनी अदालत उसके ऊपर एक बाला अदालत बन जाएगी? तो ये वाज़ेह तौर पर उस वक्त चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई और मुखालफत के सबब आइनी अदालत की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मामला चला गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक इसके ऊपर रजामंद थी और मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जो बैठक सजती रही उसके नतीजे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला पीछे चला गया लेकिन बेंच बन गया। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनाया जाएगा तो बाकी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसी तरीके से NFC अवार्ड जो है वो एक कौमी अहमियत का मामला है। इस वक्त जब से लास्ट अवार्ड आया था उसके बाद से सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा तकसीम हो रहे हैं कि वफाक के पास काफ़ी वसाइल बचते नहीं हैं डिफेंस को चलाने के लिए और डेट सर्विसिंग के लिए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम कई हज़ार अरब 8 से 10 हज़ार अरब सालाना नया कर्ज़ा बैंकों से लेते हैं और उसी मकदार में 8-10 हज़ार अरब जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो सूद की अदायगी में बैंकों को दे देते हैं और ये एक डिसफंक्शनल मॉडल है जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितनी शिकें हैं उसका एक एक के ऊपर जवाब लें और हमारे साथ मेहमान शख्सियात में हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान मावन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर और शहराम तराकई साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तराकई साहब, जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? शुक्रिया नदीम साहब। देखें, एक तो ये है कि हम समझते हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, इनका सारा मैंडेट ही क्वेश्चन मार्क है। इनकी ये जो पूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है, ये सारी एक्चुअल जो लोगों के चुने हुए लोगों की मैंडेट है वो ये है नहीं। तो इतनी बड़ी चेंज ये वैसे भी अखलाकन इनको नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो तरामीम आप लाते हैं और स्पेशली आइन में इस पे डिलिब्रेशंस होती हैं। देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, उधर जब नेशनल असम्बली में आप तो देखा होगा, आप जब जाते हैं वो बना हुआ है जहाँ पे वो पूरे लीडर्स बैठे होते हैं, उनकी पार्टीज़ बैठी होती हैं, वो एक एक शिक पे डिस्कशन करती हैं कि इससे कौम और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल का इसमें क्या रोल है, मैसेस का क्या रोल है। ये पहली दफ़ा आप उनको देखने जा रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं था। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे उनको एक कॉपी पकड़ाते थे, अगले दिन कोई और चीज़ होती थी। मिनिस्टर्स को ख़ुद नहीं पता था कि वो क्या पास करने जा रहे हैं। इस बार भी 27वीं तरमीम में जो हम सुनने में आ रहा है, ऑब्वियसली जब डिटेल आएगी कि जिसमें आप जजेस की ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने उस दिन दूसरे प्रोग्राम में कहा कि ये क्या करने चाहते हैं जुडिशरी के साथ। जजेस को आप ट्रांसफ़र करेंगे, सरकारी अफसर बना रहे हैं उनको, अपने पसंद का जज लाएंगे, जो आपको पसंद नहीं उनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इंसाफ कहाँ से होगा? दूसरा, जो आप NFC की बात कर रहे हैं या जो आपकी तालीम की, आबादी की या बाकी बातें कर रहे हैं, उससे तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविंसेस खड़े हो रहे हैं ये फिर सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर सेंटर के पास सेहत हो, तालीम हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? अच्छा, राना साहब भी साथ हमारे शामिल हो रहे हैं, उनसे भी पूछ लें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपका अभी शेड्यूल क्या है? सुनने में आ रहा है कि शायद कल कैबिनेट भी पास करेगी और सेनेट में भी पेश किया जाएगा, कुछ आप अपडेट कर सकते हैं?
जी, कल सुबह कैबिनेट में जो है ये 27वीं तरमीम का मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर कल सेनेट में पेश होगा और फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिर कौमी असम्बली में नहीं होगा। और सर कौमी असम्बली से पास करवाने का शेड्यूल क्या है? 14 से पहले पहले बुध जुमेरात किसी दिन भी? बहरहाल देखें, इसमें जो क्योंकि ये पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होंगी और स्टैंडिंग कमेटीज में कम से कम 2 दिन जो है वहाँ पे इजलास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है 1 दिन चाहिए होगा हाउस में। तो अगर ये सेनेट से बाई मंडे या ट्यूसडे पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है वो कौमी असम्बली को भी कम से कम चाहिए हो। तो वीकेंड तक पास होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही टाइमलाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज़ जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लक कोई प्रिडिक्ट या डायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो एक अमूमी जिस तरह से कोई एक प्रोग्राम बनता है तो सोच इसी तरह से है। राना साहब, इसमें 6-7 बड़े नुकात हैं। आईनी अदालत है, आर्टिकल 243 है, NFC वार्ड का रिव्यू है, इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से इकदाम हैं, यकसा निसाब तालीम की बात की जा रही है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बात की जा रही है, फिर जजेस के तबादले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक एक करके अगर आपसे पूछ लूँ, 243 आप क्या करना चाहते हैं? 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा लोगों में जो है वो एक अबहाम और एक खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। आप 243 जो आर्टिकल है वो पढ़े, वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लिक है। और मार्का हक और इसमें जो ये हमें कामयाबी मिली है बयानुल मरसूस में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, उस बारे में यानी इंटायरली प्रोफेशनल, नथिंग पॉलिटिकल, वो कुछ चीजें जो है वो उनकी तरफ से यानी अदारे की तरफ से जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, जिसका अदारे के अलावा किसी स्ट्रक्चर से, किसी और मामले से कोई तल्लुक ही नहीं होगा। तो उनको जो है वो सुबह कैबिनेट पहले उनकी अप्रूवल या उसके ऊपर गौर करेगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के सपोर्ट होगा। सर, ये चंद रोज़ पहले DGISPR से भी सवाल हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के मुतालिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे इंडिया में भी मौजूद है, उन्होंने भी वो बिपिन रावत को बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता ऑफिस हम कोई बनाने का तस्वुर है जो आपकी कैबिनेट के ज़ेरे गौर आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सपीरियंस जो हमें हासिल हुआ है मार्का हक की कामयाबी में, उसके मुताबिक जो असरे हाजिर में जनरों के तकाजे जो है वो बदल चुके हैं। अब वो रवायती जो है वो जगह नहीं रही, कन्वेंशनल वार्स नहीं रही, और शायद यही वजह है कि वो चीज़ या वो एक एलिमेंट जो है वो हमारी मसल्ला अफवाज में मौजूद था। तो उस वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसको अब अगर एक वजाहत के साथ या एक यानी आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उसको परफेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक मुल्क और कौम के दिफा के लिए जो है वो एक बेहतरीन मुकादमे है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब ये अब चीज़ सामने कल आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो विदाउट यानी एनी मसवदा जो है वो इससे ज़्यादा बहस ना करें। सर, मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और जो भी चैलेंज है पूरी यूनिटी के साथ, पूरी कौम की तकसीम नहीं थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे थे,
अल्लाह ने बेपना कामयाबी भी हमें दी, और पूरा अमरीकी सदर रोज़ कहता है पाकिस्तान ने क्या मार गया। तो यूनिटी आपकी क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है? मेरे पास याराम तरकई साहब भी बैठे हैं, तो क्या आपने उनसे भी कोई रब्ता कायम किया, उनसे मुशावरत किया? जी, आज सारा दिन बल्कि अभी तक जो है वो तमाम हमने अपने जो कोलिशनल पार्टनर्स है एक एक को बुला के उनके साथ ये डिस्कस भी किया है और उनकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अलहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, उनसे पहला ना बात हुई है। वो आज अपनी जो है वो सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी है उसमें ऊपर गौर कर रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और उसके बाद अगले जो 5-7 दिन या 10 दिन है तो उसमें भी यही अमल जो है वो इसको और मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सर, पीपल्स पार्टी बड़े 2-3 नुकात के ऊपर तो आपके साथ है, लेकिन शायद बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जैसे MQM कहती है लोकल बॉडीज़ को साथ शामिल कर लें तो हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपसे NFC के ऊपर बात करना चाहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लेन देन करना पड़ेगा सियासी जमातों से। ये नदीम मलिक साहब, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये 27वें के बाद जो है वो अमेंडमेंट का रास्ता रुक जाएगा, वो बाद में फिर जब कंसेंसस होगा देखा जाएगा। तो राना साहब, हमारे तो जो रिपोर्टर्स हैं उनकी इतला ये है कि 2-3 बड़े नुकात के ऊपर तो इत्तेफाक राय मौजूद है। आईनी अदालत के ऊपर भी मौजूद है, आर्टिकल 243 के ऊपर भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। क्या ये बात दुरुस्त है? आईनी अदालत के ऊपर तो आपके इल्म में है कि ये तो हमारा मुतालबा को आज का नहीं है, ये हमारा फैसला आज का नहीं है। ये तो गालबन 2006-07 बल्कि उससे पहले 6 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तजवीज़, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको पता है उसके ऊपर PMLN सिग्नेटरी है, पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी है, जो है वो नेशनल अवामी पार्टी सिग्नेटरी, और भी बहुत सारे जो है वो उसके ऊपर जो है वो पार्टी जो है वो मुतफिक हैं। तो इसलिए उसके ऊपर तो पिछली दफा सिर्फ इसलिए फर्क आया था कि मौलाना ने PTI को ऑन बोर्ड कर लिया कि अगर आप बेंच के ऊपर रजामंद हो जाए तो फिर PTI भी जो है वो इसके लिए वोट करेगी। तो हमने कहा कि चलो अगर ये ग्रैंड कंसेंसस हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अदालत की बजाय बेंच पे एग्री कर लिया। लेकिन बाद में फिर PTI जो है वहां से फिर वो निकल गई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने वोट नहीं करना। तो सर 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है। 243 में तो खैर यानी पॉलिटिकल या जो सिविल साइड है उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सर अब मैं सादा लफ्जों में अगर पूछूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN 243 के ऊपर मुतफिक हैं और आईनी अदालत पे भी मुतफिक हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी दोनों पे मुतफिक हैं, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनके ऊपर हमने जो है वो उनको फील्ड में हम ले आए हैं, डिस्कशन का हमने आगाज कर दिया है। जिस पे इत्तफाक की राय हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा, वो 27वीं तरमीम का वो चीज हिस्सा बन जाएगी। जिस पे नहीं होगा उसको फिर जो है वो आइंदा वक्त के लिए उठा रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि कल ये जब मसवदा आपके सामने आएगा तो किसी एक पॉइंट को भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि इसके ऊपर फैसला कर लें। ऐदर वे इसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो नुक्ता नजर जो है वो एक्सेप्ट करने में जो है वो कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये वक्त की जरूरत है। उसके ऊपर नुक्ता नजर आपका मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो जो मसला है वो एजुकेशन हो, वो निसाब हो, वो पॉपुलेशन हो, वो ड्यूल नेशनैलिटी हो, कोई और चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो यानी पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर बहस मौजूद है और उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। सर ड्यूल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी सर?
जी, ड्यूअल नेशनैलिटी पे क्या चीज़ आएगी? ड्यूल नेशनैलिटी में भी ये है कि इसको जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी जो है ना, इसको ख़त्म किया जाए। ड्यूल नेशनल जो है वो यानी ये बहस है, ये अभी जब कमेटीज में तजवीज़ क्या है सर? तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये है कि जो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपकी अगर इजाज़त हो तो तरकई साहब से भी हम इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ले लें, फिर मैं आपसे उसके ऊपर अगले स्टेप पे भी बात करता हूँ। तरकई साहब, आपने अब काफ़ी रोशनी डाल दी है राना साहब ने, आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए, मैंने स्टार्ट में भी कहा था, और एक तो ये है कि इनको इतनी जल्दी क्यों है। अगर ये वाकई आइन में तरमीम चाहते हैं, जो कि से तो खैर ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में कहा कि इनके पास वो मैंडेट ही नहीं है, लेकिन ये खामखा करना चाहते हैं तो इसको फ्लोर पे करें, इस पे डिस्कशंस करें। मतलब ये जो राना साहब का प्लान है, ये तो चंद दिन की बात है कि टेबल होगा और पास होगा, और इस पे बस हुक्म आ गया है, बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक पास होगा। हाँ, वो अभी से बस ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो ये तो इनको करना पड़ेगा। आपसे मशावरत हुई? नहीं, हमारे साथ तो मशावरत नहीं हुई, और अगर हमारे साथ मशावरत होगी तो हमारी ख्वाहिश ये होगी और हमारी कोशिश भी होगी कि हम अपने लीडर के पास जाएं, इमरान खान के पास, उनसे डिस्कस करें और उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ उनसे ज़रूर गाइडेंस लेगी, उनके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो ये बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली कल जब पेपर आएगा तो फिर ज़्यादा डिटेल में होगा। पीपल्स पार्टी के पास ना करने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। कितने हद तक वो उसको मैनेज करते हैं वो तो ऑब्वियसली उनके इंटरनल इनका और उनके बीच में है, लेकिन उनको करना पड़ेगा। अब जहाँ तक इनकी जो इन्होंने 243 की बात की, या इन्होंने जजेस की बात की, आईनी अदालत का तस्वर किया, ड्यूअल नेशनैलिटी खत्म करने की बात की, यकसा निसाब तालीम की बात की। देखिए, यकसा निसाब तालीम जो है वो इमरान खान के टाइम में शुरू हुआ, आपके दौर में काफ़ी काम हुआ इसके ऊपर। बिल्कुल जी, और केपी में अभी भी उस पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बदकिस्मती ये है कि जब मतलब वो आप इतनी तंग नज़र बंदा यहाँ पे पॉलिटिक्स है कि अगर एक बंदा अच्छा काम करे और दूसरा आ जाए, तो अगर वो अच्छा भी होगा तो उसको बंद ही ज़रूर करना है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे उसको। देखिए, यकसा निज़ाम तालीम जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, अगर उसको ये जो हमारा प्लान था उस पर ये लाना चाहते हैं तो हमारे साथ डिस्कस करें। ये तो इमरान खान का विजन था और उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया था। पंजाब में बंद हुआ, सिंध में बंद हुआ, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से बंद हुआ, वफाक में बंद हुआ। तो अब वही बात अब जो ये कह रहे हैं, ये हम जब आज से चंद साल पहले कर रहे थे तो वो गलत थी। राना साहब, ये बाज़ नुकात ऐसे मुमकिन तौर पर होंगे जहां पीटीआई आपके साथ चल सकती है, वोट करे या ना करे, लेकिन ब्रॉडर कंसेंसस आप इवॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर के इकदाम पे भी आप कर सकते हैं। पॉसिबली ड्यूअल नेशनैलिटी भी हो सकता है। वो कहें कि कंपल्सरी सर्विसेज में ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर वो आपको कह रहे हैं कि ये तो हमारा एजेंडा है, तो आप कुछ नुकात के ऊपर तो इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। नहीं, देखें, जब ये हाउस में पेश होगा तो उसके ऊपर पीटीआई के जो रहनुमा है, जो दोस्त है, ये उसके ऊपर अमेंडमेंट भी दे सकते हैं, ये उसके ऊपर जो है वो अपनी तजवीज़ भी दे सकते हैं, उसके ऊपर अपनी स्पीच भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप इनसे मुशावरत नहीं करना चाहेंगे जैसे आपने पीपल्स पार्टी से की है, पीसीएम से की? नहीं, वो तो आपके इल्म में है ना, तो वो तो कमेटी से भी उन्होंने इस्तीफे दे दिए और वो हमारे साथ मीटिंग करने या बैठने को तैयार तो नहीं है। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत आप करेंगे? जी, उनके साथ हमारा मुशावरत का अमल जारी है। और लोकल बॉडीज़ के लिए जो एक बात हो रही है कि लोकल बॉडीज़ को भी कवर किया जाएगा इस आईनी तरमीम के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है? ये एजेंडे के ऊपर ये पॉइंट है। तो क्या ये बाइंडिंग होगा आईनी तौर पर कि कुछ 4 साल बाद इंतखाबात मुकामी हुकूमतों के करवाए जाएं लाजमी तौर पर? जी, अगर अमेंडमेंट हो जाती है और उनके टेन्योर को प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर लाजम होगा। सर, एनएफसी अवार्ड के ऊपर सबसे एक बड़ा मसला है, अगर आप उसको कामयाबी के साथ कर सकें तो आपका जो फेडरल बजट बड़ी मुश्किल में रहता है और कर्ज़ों का बोझ आपका डबल हो चुका है पिछले 3-4 सालों के अंदर, आप उसको काबू कर सकते हैं, क्योंकि वफाक का बजट डेफिसिट कम करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि एनएफसी को आप रिव्यू करें। क्या इसके ऊपर पेशरफ के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही कोशिश है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है हमारी तमाम कोलिशन पार्टनर से
इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो आज कोई इसके ऊपर फैसला करती है तो ये एक बड़ी जायज़ सूरत है हमारी नज़र में, और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़रूर पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। बाकी जितने भी पोलिटिकल पार्टनर्स आज मिले हैं उन सब से जब बात हुई है तो उनका रवैया काफ़ी मुस्बत था। राना साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान को और एजेके को वफाक ग्रांट की शक्ल में देता है, इसको डिविजिबल पूल में शामिल करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर सारा वफाकी हुकूमत उठाती है, तो आपको ऐसा फार्मूला बनाना है कि या तो सूबे उसका वज़न उठाएं तो या वफाक को इतने वसाइल दे दें कि उसका खसारा जो है वो 8-9% की बजाय 4-5% पे आ जाए। तो कुछ प्रैक्टिकली ऐसी तजवीज़ मेज़ के ऊपर मौजूद है इस वक्त? ये तजवीज़ जो है, ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो अंडर डिस्कशन है, और ये कोई आज ही नहीं, ये पिछले 6 माह साल से, बल्कि 2 साल से, बल्कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त से ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होती आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक राब्ता डिबेट क्योंकि शुरू नहीं हुई तो इसलिए फैसला नहीं हो सका। अब एक बाज़ाब्ता डिबेट शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे किस हद तक इस मरतबा इत्तफाक होता है और किस हद तक बात जो है वो आगे चली जाती है। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सर, कल हम किसी से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा वसाइल तकसीम किए जाते हैं, तो नए फार्मूला में पॉपुलेशन की परसेंटेज कम की जाएगी और सूबों को इंकरेज किया जाएगा कि वो खुद अपने मुकामी वसाइल भी पैदा करें। क्या ये बात सही है? देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप पॉपुलेशन प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेज करें और अदरवाइज सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो दूसरी बात करें, तो अगर फिर अगले यानी कोई 30-40 साल में अगर आप 50 करोड़ हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर आप जितनी मर्जी तरक्की करने पर हाल आज से बुरा होगा। सर, जब आप आईनी अदालत बनाने की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई एक तजवीज़ ये भी है कि जजों की रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए उसको बढ़ा दिया जाए। क्या ये बात सही है? जी दुरुस्त है। ये दुरुस्त है। तो रिटायरमेंट एज 70 साल की जाएगी? जी नहीं, 68 ईयर्स। चले, अब सुबह में समझना आ जाएगा आपके सामने। हाँ, 68 ईयर्स है। मैं 70 साल इसलिए बोल दिया था कि आप बड़े फराख्तिल आदमी, आपने कहा होगा एक ही दफ़ा 70 कर देते हैं। तो सर, तरकई साहब से भी इस पर रद्द में ले लें। शहराम साहब, ये दो बड़ी बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जजेस की रिटायरमेंट है 68 ईयर्स। देखिए, हम तो पहले ही अपना इस पर तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि इसकी क्यों ज़रूरत आई, इससे सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा। आप एक पार्टी को क्लैम करना चाहते हैं, एक लीडर को, उसके विज़न को, उसके हिसाब किताब को, और उससे फिर जो फैसले आए वो आपके सामने हैं, उस पर क्या डिबेट होगी। और उसको अभी भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उस पर डिबेट चल रही है कि आया ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है या गलत है, उसका तो अभी फैसला ही नहीं आया ना। आप एक और तरमीम लेके आ रहे हैं, तो राना साहब, इनकी पार्टी, इनकी हुकूमत लेके आ रही है, तो मेरे ख्याल से अखलाकी जवाब तो ये था कि पहले जो प्रोसेस चल रहा है उस तक वेट करते कि उस पर क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है। दूसरी बात यह है कि जो जजेस की एज की बात है, मतलब इनके लिए आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है, सिस्टम को इससे क्या फ़ायदा है। हमें ये बताए कि अगर ये एक जज 62 या 64 में रिटायर होता है, वो 78 उसकी उम्र इस बेंच के लोगों की क्यों की जा रही है? 65 से 68 करते हैं। 65 3 साल बढ़ाया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं और उनको उस लूप में लाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए पहले जज होंगे, शायद मोस्ट लाइकली सबसे पहले बेनिफिशियरी वही होंगे। देखें तो हर चीज़ के पीछे के इंटेंट क्या है, आपका इरादा क्या है, आप वो काम करना क्यों चाहते हैं। अगर मैं ये बार बार कह रहा हूँ और हम सब कहते हैं कि ये जो होने जा रहा है, ये जो हो चुका है और होने जा रहा है, इसकी ये लोग सबसे ज़्यादा कीमत आज तो हम अदा कर रहे हैं,
लेकिन फ्यूचर में शायद ये हमसे ज़्यादा कीमत अदा करें। राना साहब, जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला इशू है वो बड़ा अहम है। हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा और आप उसमें प्रोविजन डालने जा रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसका तरीकाकार क्या होगा और इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है? जी, मैं इसके ऊपर अर्ज करने से पहले जो तरकई साहब ने फरमाया है कि क्यों करना चाह रहे हैं, लोगों का इसमें क्या फायदा है? सारा फायदा ही लोगों का है। ये यानी आईनी केसेस जो है वो 5% होते हैं और वो टाइम लेते हैं 50%। ये आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो आधा दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरा काम भी करते हैं या दूसरा काम करने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब अगर 24 में से जो है वो 11-12 जज जो है वो ये काम करते रहेंगे तो फिर जो आम आदमी के केसेस हैं वो तो फिर इसी तरह से जो है ना फिर उनको तो 15-15 साल ही लगेंगे। तो सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कितने जज रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें कितने जज रखेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो बिल्कुल उसका काम ही अलग होगा और वो उसका बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 724 जो है वो दूसरे केसेस को सुनेगी और उसकी तादाद भी जो है वो यकीनन जो है वो जो भी इस वक्त है उसके मुताबिक जो है वो पूरी की जाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस जो हैं ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस जो है वो सुनेंगे जो कि टोटल केसेस का 5% है। आईनी अदालत में कितने जज होंगे? 100% टाइम। और दूसरी जो बात आपने सर, आईनी अदालत में कितने जज होंगे? आईनी जज तादाद में जो जजेस की तादाद है वो गालबन कोई अभी मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई जो है वो ड्राफ्ट, क्योंकि हमने इस मरतबा ये किया है कि जो पिछली दफा था ना कि जी एक ड्राफ्ट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ड्राफ्ट अब एक ही तैयार होगा और वो सुबह कैबिनेट में पेश होगा। तो सर 8 या 8 से ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये इसी के लगभग कोई जो है ना माइनस प्लस होगी। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तादाद तो मेरा ख्याल है शायद 32 है, लेकिन इस वक्त जो है वो 24 है। तो 24 पे आप फिक्स कर देंगे? नहीं, लेकिन 24 से खैर वो तो यानी जो है वो तादाद पूरी की जा सकती है। अगर 32 भी हो जाए तो वो भी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो लोड है उसके हिसाब से कम है। अच्छा, बाकी आपने बात की थी ट्रांसफर की। एक और बात बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम होगी? नहीं, वो उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। दोनों का स्टेटस इक्वल होगा, तो फिर 2 जजेस होंगे, एक चीफ जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा सर? ट्रांसफर का प्रोसीजर जो है ना, पहले तो ये है ना कि एडवाइस करता है अपना प्राइम मिनिस्टर और उसमें पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो जज की कंसर्न ली जाती है। तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत में ड्रॉ कर रही है और ट्रांसफर का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे रही है। और जुडिशल कमीशन की तश्कील का तरीका वही होगा जैसे अभी आईनी अदालत बनाने का तरीका कार है, आईनी बेंच बनाने का? नहीं, जुडिशल कमीशन जो है वो तो एक अलग बॉडी है जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकता है, अपना फारग कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, तो ट्रांसफर भी कर सकता है। उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और उसमें नुमाइंदे जो बार के हैं वो दोबारा बैठेंगे। उसमें बार के भी नुमाइंदे हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें अपोजिशन भी है। सही। शहराम साहब से इस पर राय ले लूँ क्योंकि ये 2 बहुत ही बड़ी खबरें हैं और इनको शायद हो सकता है मुमकिन तौर पर मुतासर भी ज़्यादा करें। सर 2 बातें उन्होंने कहीं, एक तो चीफ जज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके मुताबिक ही एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 बराबर की अदालतें। देखिए, कानून तो ऑब्वियसली राना साहब क्योंकि वकील हैं तो बेहतर चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जनरली जो परसेप्शन है या जो हम सिस्टम को देखते हैं, राना साहब ने बात की कि जी 5% जो आपके ये
मसले होते हैं ये नॉर्मल लोगों के मसलों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आईनी बेंच की तरफ हो जाते हैं वो केसेस, तो आप 5% के लिए 8 जजेस लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये लोगों 5% के लिए आप बंदोबस्त कर रहे हैं, बजाय ये कि 24 जजेस हैं, 32 हैं, उनको जिस तरह राना साहब ने कहा कि जी तादाद कम है, शायद ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हुकूमत 32 के बजाय 42 कर ले, पूरे पाकिस्तान के केसेस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं उनके लिए हम बंदोबस्त नहीं कर रहे, जहाँ पे 5% केसेस हैं उसके लिए हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं। 5% के ऊपर आधा टाइम लग जाता है, तो बात सही है, ठीक है। तो अगर आप जजेस बढ़ा दें और देखिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बेंच बनाए, वो उसको डील करे, ठीक है। बड़ा इशू ये है कि 2 अदालतें बढ़ जाएंगी, ये एक इशू है जो कल आने वाले दिनों में पता चलेगा। 2 अदालतें बनेंगी तो एक सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, 2 सुप्रीम कोर्ट ही होंगी, बकौले राना साहब जो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जजेस की ट्रांसफ़र, एक बंदा है वो इस्लामाबाद में है, उसका करियर इधर है, उसका पूरा हिसाब किताब है, और वहाँ पे उसको वो बैठा है, उसका पूरा हिसाब किताब उधर है। अचानक लेटर आता है और मेजॉरिटी हुकूमत की है उधर, क्योंकि आज ये हुकूमत में है, शायद कल हम हुकूमत में हो, परसों कोई और हुकूमत में होगा, तो जो हुकूमत में होगा उसको एडवांटेज होगा जज को तब्दील करने का। जज ऑब्वियसली फिर मनूवरिंग भी करेंगे, इंसान है ना, हमारी सोसाइटी के हमारी तरह के लोग हैं, वो जज हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एंकर है, कोई वकील है, कोई क्या है, फिर वो देखेगा कि जी मैं फ़ैसला क्या देता हूँ, फिर वो उस तरह के फ़ैसले के हिसाब से फिर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होगी। अभी तक तो मेरे ख्याल से जो पिछली आइन में था उसमें था कि उनका कंसेंट था, कंसेंट ख़त्म हो जाएगा, तो जजेस से बेसिकली सरकारी अफसर बन जाएंगे, फिर वो अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के चक्कर में लग जाएंगे, तो इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाया जाएगा, या होता हुआ नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आप समझते हैं उसके मुनाफी हो जाएगा, वो मुनाफी हो जाए। देखें, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें बदलते पाकिस्तान में देर नहीं लगती। आप हुकूमत में होते हैं, अगली सुबह आप हुकूमत में नहीं होते, आप जेल में होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, पॉलिटिशियंस को, सबको। हमारी तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ ना, राना साहब की पार्टी का और बाकी पीपल्स पार्टी का, और इनका बड़ी बार एक्सपीरियंस हुआ है। अगर पॉलिटिशियंस अपने पुरानी गलतियों से सीख के अपने मामला ठीक ना किए, सो यू एंड अप इन ए डिज़ास्टर। आज हम किधर जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमने अचीव की है, 26 में हमने क्या अचीव किया, 27 भी आ जाएगी, क्या अचीव करेंगे। राना साहब ने कहा अगर कुछ रह गया तो 28 में भी कर देंगे। मेरी राय है कि इतनी चेंजेस की क्या ज़रूरत है, एक पेपर पे लिख दे, अपना आइन बना ले अपनी मर्जी का, वो सारा पास करवा ले। राना साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से। ये 2001 में आपने इस चीज़ को ख़त्म किया था और बड़ा उसका क्रेडिट उस वक्त क्लेम किया गया था, मेहनत की गई थी कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलग-अलग किया जाएगा। अब आप उसको दोबारा इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये उसको उस शक्ल में तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये तजर्बा कोई इतना कामयाब नहीं रहा। तो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी जो है वो किसी न किसी शक्ल में, उस शक्ल में तो नहीं जिस शक्ल में थी, लेकिन किसी न किसी सूरत में उसका वापस लाया जाना जो है वो अमूमी और जो मजमूई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें उसकी जरूरत महसूस की जा रही है। तो सर फिर डीसी बड़े पावरफुल हो जाएंगे? नहीं, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने उस वक्त थे, लेकिन देयर शुड बी ए बैलेंस रैशनल। राना सनाउल्लाह खान मावन ख़ुसूस सियासी अमूर और शहराम ताराकई साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।